हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरभि और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक नया चैप्टर और वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। थोड़ा थोड़ा याद करने का इसमें है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसको करने में। चलिए स्टार्ट करें इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट मैटर की, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। मैटर जो है, जो सब कुछ आपके चारों तरफ है, वो सब मैटर है, isn't it? जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। अब मैटर्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। पहले प्योर सब्सटेंस लेते हैं। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो एलिमेंट्स होंगे या फिर वो कंपाउंड्स होंगे। इनकी बात भी हमने पिछले वाले चैप्टर में की थी। एलिमेंट्स यानी जैसे पोटेशियम, जो सिर्फ हर चीज सिर्फ पोटेशियम की बनी हुई, और कंपाउंड जो दो एलिमेंट्स को बना के मिले, या तीन भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। फिर हम बात करते हैं अबाउट मिक्सचर की, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अभी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है ये हम अब आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। यानी प्योर सब्सटेंस में से अगर आप छोटा सा भी पार्ट निकाल लोगे ना, तो उसकी भी वही प्रॉपर्टी होगी जो उस पूरे सब्सटेंस की होगी। फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड, जैसे कि हमने बात की, दे आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम और ऑफ वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, प्योर सब्सटेंस, राइट। अब मिक्सचर्स की बात करते हैं। अब ये मिक्सचर्स कहाँ से आए? मिक्सचर्स जो होते हैं वो बने होते हैं एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल्स के। A substance that is obtained by mixing more than one kind of particle is called a mixture. तो आप कहोगे फिर उसको तो कंपाउंड कहना चाहिए ना भैया। नहीं, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस होता है, क्योंकि कंपाउंड का एक रेशो फिक्स होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, यानी कार्बन का आप एक लोगे और ऑक्सीजन के दो लोगे तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये नहीं कि कार्बन के कितने भी उठा लो, ऑक्सीजन के कितने भी उठा लो, क्या एटम्स। सो इसलिए मिक्सचर जो होता है उसके अंदर ये सब कुछ फिक्स नहीं होता, बस वो मिक्स हो जाता है। जैसे हम पानी में जब सैंड घोलें या पानी में हम नमक घोलें तो हम कोई फिक्स थोड़ी रखते हैं, अंदाजे से कुछ भी घोल लेते हैं। So it is made of two or more components where each component retains eight unique property। यानी अगर आप उनको अलग अलग कर दोगे ना, जैसे पानी और नमक का है, अब आपने उनको अलग अलग कर दिया तो नमक नमक ही रहेगा, वो कुछ और नहीं बनेगा, और पानी पानी ही रहेगा। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग करोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग, और उनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले कॉम्पोजिशन कोई फिक्स नहीं होता, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कॉम्पोनेंट मिक्सचर रिटेन देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे हमने बात करी कि जो उनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है एक हर कॉम्पोनेंट की, वो वैसी ही रहती है, और आप इनको आसानी से सेपरेट भी कर सकते हो। मिक्सचर्स डोंट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आगे चलें, आगे है अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर की। तो होमोजेनस वो होता है जहाँ पे कंपोनेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो थ्रू आउट द मिक्सचर, जैसे कि वाटर के अंदर सॉल्ट, और एयर भी तो मिक्सचर है गैसेस का, जिसमें गैसेस पूरी एक थ्रू आउट फैली हुई है। थ्रू आउट फैली हुई है मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है वहाँ नाइट्रोजन ज्यादा मिल रही है, ऐसा नहीं है। वो पूरे उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे जब आप सॉल्ट को वाटर में घोलते हो ना, तो सॉल्ट जो है वो पूरे वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम आगे वाला देखते हैं, तब हमें पता चल जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजेनस में होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जैसे कि हम चॉक को डालेंगे, सैंड को डालेंगे पानी में, तो सैंड सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, यानी वो जो कंपोनेंट था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ पानी के अंदर, वो नीचे आके बैठ गया है, और ऊपर वो या तो है ही नहीं या है तो बहुत ही कम अमाउंट में है। फ्रूट सैलेड्स के साथ भी वही होता है, वो भी हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। अब सेपरेट करेंगे, क्यों करें भाई सेपरेट, ऐसे ही रहने तो नहीं, उसका कुछ फायदा होता है, इसलिए हम सेपरेशन में इतना दिमाग लगाते हैं।
तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो हमें इम्प्योरिटीज़ या हार्मफुल कंपोनेंट्स निकालने होते हैं। फिर उनको निकाल के हमें क्या मिलेगा? यूज़फुल कंपोनेंट्स मिलते हैं। और कभी-कभी हमें प्योर कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं। प्योर कंपोनेंट्स क्या होता है? कभी-कभी मेटल्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं मिल जाते, जैसे गोल्ड है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाता पड़ा हुआ। ये सब जो होते हैं ये ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, तो उनको सेपरेट करने के चक्कर में भी हमें सेपरेशन वाली टेक्निक निकालनी पड़ती है कि वहाँ से प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकें फ्रॉम देयर ओर्स। अब मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन कौन-कौन से होते हैं, ये आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आप किसको अलग कर रहे हो। जैसे यहाँ ये बोल्ड में लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स। अब इसके अंदर कौन-कौन आता है, फिर सॉलिड, लिक्विड, फिर इमिसिबल, मिसिबल, ऐसे ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सॉलिड को सॉलिड में से हटाना है हमें। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है हैंड पिकिंग, यानी हाथ से उठाओ। यही मतलब होता है ना हिंदी में। सो इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट बड़े होते हैं, हमें आई से दिख जाते हैं, इजीली हम उनको अलग देख सकते हैं कि हाँ भाई ये तो अलग दिख रहे हैं। जैसे चावल में से कंकड़ निकालना, तो चावल अलग दिखते हैं, वो कंकड़ अलग दिखाई देते हैं। अनवांटेड मटेरियल्स जो भी होंगे वो स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटीज में हो तो हम परेशान हो जाएंगे, उसको हाथ से कितना निकालेंगे। तो ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और इनका शेप, साइज और कलर जो होता है ये अलग होता है, देखने में ही अलग दिखते हैं, इसलिए हम आसानी से इनको निकाल पाते हैं। सीविंग पे आ जाएं तो सीविंग क्या होता है? सीव होती है जिसको हम कहते हैं छलनी या चलनी, और जिससे हम छानते हैं, isn't it? तो सीव जो होता है इसके अंदर जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज के आते हैं। और एक सीव जो होती है वो एक वायर मैश होती है और या फिर मेटल प्लेट हो सकती है जिसमें होल्स हो। ये आपको अपने घर की किचन में जरूर मिल जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं थ्रेशिंग पे। थ्रेशिंग जो होता है वो सेपरेट करता है ग्रेन को फ्रॉम द हार्वेस्टिंग स्टॉक, यानी अगर आपको ग्रेन का छिलका निकालना है तो थ्रेशिंग होती है। अब थ्रेशिंग जो होता है या तो जनरली क्या होता है फार्मर्स यूज करते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जैसे गेहूं में से निकालना है छिलका तो हमारे पास तो वो पूरा क्लीन होके आता है गेहूं, लेकिन फार्मर्स उसको कैसे निकालते हैं? या तो थ्रेशर्स होते हैं, थ्रेशिंग मशीन्स, और या फिर वो मैन्युअली उसको उठा के बीट करते हैं, ग्राउंड पे जोर जोर से मारते हैं तो उससे वो अलग हो जाता है डाई स्टॉक। और या फिर उनको एनिमल्स की फीट के नीचे एनिमल्स को उनके ऊपर से चलवाते हैं तब जाके वो हो पाता है, तो वो कहलाता है थ्रेशिंग। फिर आता है विनोइंग। विनोइंग जो होता है इसमें मिक्सचर हो अगर हैवी और लाइट सॉलिड सब्सटेंस का, और लाइट वाले को अगर हम अपने शोल्डर की तरफ इसको रखें, मान लीजिए आपके ऐसे मिक्सचर है और आप उसको एक बर्तन में लेके अपने शोल्डर तक ले जाओ और उसको टिल्ट करो थोड़ा सा, तो फिर आप देखोगे जो लाइटर सब्सटेंस है वो हवा की वजह से उड़ता जा रहा है और जो भारी सब्सटेंस है वो आपके पास ही रह गया। तो जनरली यूज होता है फ्रॉम टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क। ये जो चीजें हैं ना, अभी सब सुनते जाओ, इसका आगे पूरा पिक्चराइजेशन है तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर किसी मिक्सचर में कोई लोहे की चीज हुई तो हम मैग्नेट से उसको सेपरेट कर लेंगे ना आसानी से। लोहे की या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक हो नेचर में, यानी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सके, तो ये मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक को अलग करने में काम आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। सो अब देखो हैंड पिकिंग में हैंड से निकाल रहे हैं, विनोइंग में देखो ये लेडी कहाँ खड़ी हुई है और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो विंड से उड़ रहे हैं। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, जैसे सैंड में आयरन फिलिंग थी तो हमने मैग्नेट से उसको निकाल लिया, और थ्रेशिंग में कैसे बीट कर रहे हैं उसको ताकि वो ग्रेन अलग हो सके। और सीविंग तो हम जानती हैं, करीब करीब रोज आपकी मम्मी करती होंगी ये सीविंग वाला काम, तो उनको देखिएगा और देखिएगा कि सीव किस तरह की होती है। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। पहले तो हम क्या कर रहे थे? पहले हम कर रहे थे सॉलिड्स को सॉलिड में से रिमूव। अब क्या है हेडिंग? इनसॉल्युबल सॉलिड्स को रिमूव करना है हमें, किसमें से? लिक्विड में से। तो चलो इनसॉल्युबल को कैसे हटाएं? इनसॉल्युबल यानी जो घुलेंगे नहीं लिक्विड में। सबसे इजी तरीका सेडिमेंटेशन। जो भी मिक्सचर हो गया रख दो उसको और वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। सबसे आसान तरीका बिना एनर्जी लगाए। So the process of settling down of heavier insoluble components in a mixture वो कहलाता है sedimentation, और जो नीचे बैठ जाते हैं उनको हम बोलते हैं sediment।
जो नीचे दिख रहा है ना आपको ब्राउन ब्राउन सा, ये सब जो नीचे बैठ गए वो सेडिमेंट कहलाते हैं। और जो ऊपर रह जाता है क्लियर क्लियर सा, हालांकि इतना क्लियर नहीं है ये, बट अगर ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है या ये धीरे धीरे क्लियर होगा, उसको हम बोलेंगे सुपना टेंट, क्योंकि वो सुपर है, सुपर से भी ऊपर। तो जो ऊपर आ गया वो सुपना टेंट और जो नीचे बैठ गया वो सेडिमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डीकैंटेशन। अभी डीकैंटेशन क्या होता है? डीकैंटेशन भी वही होता है, जब ये सब ऐसे सेटल डाउन हो जाएंगे ना, सुपरटेंडेंट ऊपर आ गया, सेडिमेंट नीचे बैठ गया, फिर हम क्या करेंगे, चुपके से जो सुपरटेंडेंट है उसको पोर कर देंगे दूसरे कंटेनर में, और इस तरह से पोर करेंगे कि जो सेडिमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वहीं का वहीं रह जाए और हमें क्लियर लिक्विड मिल जाए। सो थर्ड पॉइंट, थर्ड आता है फिल्ट्रेशन। मैं जानती हूँ बहुत कंफ्यूजिंग है, परेशान भी हो रहे हो, बट यू हैव टू लर्न। क्या करें? ओके अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, क्योंकि इनसॉल्युबल है तो उनको यूज करते हैं बाय द यूज ऑफ फिल्टर पेपर। देखो फिल्ट्रेशन है तो यहाँ फिल्टर पेपर काम आएगा, ये इसकी याद करने की टेक्निक है। और क्योंकि फिल्टर पेपर काम आता है इसलिए इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ आपको एक फिल्टर पेपर चाहिए होता है जिसको हम लगा देते हैं कोनिकल फ्लास्क में, और वो भी इस तरह से फनल के थ्रू। अब जब इसमें आप डालोगे जो भी आपका मिक्सचर है तो ये फिल्टर पेपर में इकट्ठा हो जाएगा और आपको नीचे क्लियर लिक्विड मिल जाएगा। इस क्लियर लिक्विड को कहते हैं फिल्ट्रेट। और ये जो रह गया वो रेजिड्यू कहलाता है, रह गया रेजिड्यू और बच गया फिल्ट्रेट। अब आगे चले, एक और प्रोसेस है लोडिंग। तो लोडिंग क्या होता है? लोडिंग कुछ कुछ सेडिमेंटेशन जैसा ही होता है। अब क्योंकि मान लो कि आपको जल्दी करना है ये प्रोसेस, सेडिमेंटेशन का टाइम बहुत कम है, अब कौन रखे और कौन वेट करे, तो हम उसके अंदर एलम डाल देते हैं। अभी एलम क्या होता है? फिटकरी। फिटकरी बहुत आसानी से दुकानों पे मिल जाती है, फिटकरी यूज की जाती है। उससे क्या होता है, फटाफट होता है ये वाला काम सेडिमेंटेशन का, और इसको बोलते हैं हम लोडिंग। अब ये ऐसे कैसे हो जाता है फटाफट? तो उसका ये है कि जो ये एलम होता है ना, ये हैवी पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के होते हैं उनको और हैवी कर देता है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन विद देम। कुछ केमिकल रिएक्शन करता है उनके साथ, कुछ घपला करता है और वो और भी ज्यादा हैवी हो जाते हैं, और इसलिए वो फटाफट नीचे बैठ जाते हैं और आपको ऊपर क्लियर लिक्विड मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट लोडिंग इज। अब नेक्स्ट हेडिंग देखो, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड। इनसॉल्युबल को निकालना तो आसान था भैया, अब सॉल्युबल को कैसे निकालोगे? सॉल्युबल कैसे? जैसे नमक का सॉल्यूशन, नमक पानी, कैसे निकालेंगे? तो अपन उसको उड़ा देंगे पानी को, जब पानी उड़ जाएगा तो सॉल्ट सॉल्ट रह जाएगा और पानी तो गायब हो गया। इसका एक हम लोगों ने शॉर्ट भी बनाया है ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप चाहें तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है उसमें। और साथ में कंडेंसेशन भी किया है उसमें। कंडेंसेशन क्या होता है? इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ एवपोरेशन। एवपोरेशन में हमने क्या किया, पानी को गर्म किया, उसको भाप बन के उड़ा दिया, तो यहाँ पे वाटर जो था वो गैस फॉर्म में गायब हो गया, राइट। और अगर हम उसी गैस फॉर्म को, यानी उसी चीज को, वेपर को, वाटर वेपर को अगर हम इकट्ठा कर लें, उसको ठंडा कर लें, तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा। उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। तो यहाँ पे ये जो पानी उड़ रहा है, अगर हम यहाँ पे एक प्लेट रख दें या कुछ ऐसा रख दें जो इसको ट्रैप कर दे और ऊपर नहीं जाने दे, और फिर बाद में ये गैस जो एक बेंथन बर्नर है इसको बंद कर दें, तो विल फाइंड कि यहाँ पे वेपर्स इकट्ठे हुए, और वेपर्स को ठंडा कर दोगे तो उससे पानी बन जाएगा। तो पानी अलग, सॉल्ट अलग, सिंपल। अब नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्युबल लिक्विड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। ये क्या तरीका है भैया? सॉल्यूशन के अंदर से कैसे निकालोगे? उसका तरीका है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जो भी कंपोनेंट्स है आपके मिक्सचर में, आप देख लो कि भैया किस किस का क्या क्या बॉइलिंग पॉइंट है, यानी किस टेम्परेचर पे कौन बॉयल होता है। जैसे वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होएगा, ना एक पॉइंट आगे ना एक पॉइंट नीचे। और ऐसे ही सारे जो होते हैं लिक्विड्स, इनका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है कि वो उसी पे ही बॉयल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास मिक्सचर है, आप उसको बॉईल करो और टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे जो भी बॉईल होना शुरू करेगा, सीधी सी बात है वो वेपर बनेगा।
वेपर बनेगा तो इधर आएगा इस वाली ट्यूब में, और यहाँ पे कूलिंग चल रही है, यानी हम उसको कंडेंस कर रहे हैं। कंडेंस कर करके इसमें इकट्ठा करते जाएंगे। तो इस तरह से सारे जो लिक्विड्स उसमें मिक्स्ड है मिक्सचर में, वो धीरे धीरे करके हम गर्म करके कूल करके इकट्ठा कर लेंगे। तो दिस इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का काम एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी आता है, जो कि पेट्रोलियम को यूजफुल लिक्विड्स में सेपरेट करने काम आता है। जैसे कैरोसिन हो गया, आपका वैक्स हो गया, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो ऐसे तो मिलता नहीं ना डायरेक्ट, वो एक मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है। तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है ताकि ये चीजें अलग अलग हमें मिल सके। अब आते हैं नेक्स्ट हम मिजिबल और इमिजिबल। भाई इमिजिबल मिजिबल क्या होता है? मिजिबल यानी जो पानी में आसानी से घुल जाए, वो मिजिबल लिक्विड्स होते हैं। और इमिजिबल जो घुलते नहीं आपस में आसानी से। जैसे इमिजिबल में एक एग्जांपल हम ले सकते हैं पानी और ऑयल का। जब आप मिक्स करो, मिक्स कहाँ होते हैं? नहीं होते ना। लेकिन अगर हम मान लो सोप का ले लें, तो सोप और वाटर वो तो आसानी से घुल जाते हैं। यहाँ लिक्विड्स की बात हो रही है, दो लिक्विड्स मिक्स कर रहे हैं हम। तो अगर इमिजिबल लिक्विड है आपके पास, तो आपको डिकेंटेशन करना पड़ेगा। डिकेंटेशन याद है ना क्या था? अभी अपन ने पढ़ा था। और मिजिबल लिक्विड का है, जैसे अल्कोहल और वाटर मिक्स होके बैठे हुए हैं, अब क्या करें? तो इनके बॉइलिंग पॉइंट को देखो, वो अलग अलग है, तो फिर डिस्टिलेशन हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या होता है? ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके काम में आएंगी। सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो कहलाता है सॉल्वेंट। जनरली ये लिक्विड ही होता है। और सॉल्यूट वो होता है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये तो आप जानते ही हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वो क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। अब the ability of a substance to dissolve in water to form a solution is the solubility of that substance in water। कि कितना पानी के अंदर कितना वो सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना डिसॉल्व होगा, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। गॉट इट? नहीं आया समझ। कोई भी सब्सटेंस जो है अगर उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो कितनी देर में सॉल्यूशन बना लेगा वाटर के साथ, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। कुछ बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर डालते ही घुल जाते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है घुलने में। अब सॉल्यूशन जो डिसॉल्व नहीं होते, सॉरी एक टाइम के बाद सॉल्यूट आप उन पर डालते जाओ वो हो ही नहीं रहे हैं, डिसॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या चीज़ है? मान लीजिए आपने पानी लिया और चीनी ली, ठीक है, वाटर एंड शुगर, और आप उनको मिक्स कर रहे हो और डाले जा रहे हो शुगर, डाले जा रहे हो। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें आप जितनी शुगर डालोगे वो डिसॉल्व होगी ही नहीं, क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका है, वो पक चुका है, वो थक चुका है, अब वो अपने अंदर और सॉल्यूट नहीं ले सकता सॉल्वेंट। तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और चीज है कि सॉल्युबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है किसी सब्सटेंस की, यानी किसी चीज को जल्दी घोलना है किसी के अंदर, तो फिर आप उसको इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, या फिर उसको चम्मच से हिलाना शुरू कर दो। तो फिर क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मुझे याद है मैं छोटी सी थी तो मम्मी शरबत बनाने की बोलती थी, शरबत बनाओ, चलो मेहमान आए। तो हम लोग क्या करते थे, पानी होता था नॉर्मल, जो अपना पानी होता है पीने का, नल का जिसे हम कहेंगे, जो बिल्कुल कोल्ड नहीं होता, वो पानी लेते थे, और आप चाहो तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लो और उसके अंदर चीनी डाल दो और उसको मिक्स करो, स्टिरिंग करो, तो बहुत जल्दी घुलेगा। और वैसे अगर ठंडे पानी में अगर मिक्सिंग करोगे शुगर की, तो उसमें टाइम लगेगा। तो टेम्परेचर और स्टिरिंग, आज चाय बनाओगे ना, तो उसमें देखना जब चीनी डालोगे, और टेम्परेचर तो खैर चाय में वो चलता ही रहता है, गैस जल रही है, अगर चीनी डालते समय उसको चम्मच से हिलाओगे तो चीनी जल्दी घुल जाएगी। कमेंट सेक्शन में कि क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया या नहीं आया। अच्छा, अब जो लास्ट चीज है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों भाई? जब आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को, तो आपको ध्यान है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तो वैसे भी फ्रीली रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको बहुत स्पेस रहती है, और टेम्परेचर दे दो उनको, वो और उनमें एनर्जी आ जाएगी और वो और घूमना शुरू कर देंगे, तो वो सॉल्युबल नहीं रहेंगे, वो भागेंगे फिर इधर उधर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
ये था हमारा चैप्टर जो खत्म हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। मैं 5 ही लेके आई हूँ बिकॉज आई नो आप पक चुके होंगे अब तक, थक चुके होंगे अब तक। तो चलिए 5 क्वेश्चन फटाफट करते हैं। सबसे पहला है, स्मॉल पीसेस ऑफ राइस कैन बी रिमूव बाय, बताओ। ये तो कोई भी बता सकता है, आपकी मम्मी भी बता सकती हैं क्योंकि उन्हें तो ये काम बहुत बार किया होगा। वो होता है रिमूव बाय हैंड पिकिंग। सेकेंड है, हस्क फ्रॉम व्हीट फ्लोर इज रिमूव बाय, कैसे होगा? हस्क को कैसे निकालोगे आटे में से? जैसे कहते हैं ना, चोकर को आटे में से कैसे निकाला जाता है जब रोटियां बनानी हो तब, तो उसको हम छानते हैं, सीविंग करते हैं। विच मेथड इज यूज टू मेक लो फैट लस्सी? हाँ, ये एक अच्छा है। लस्सी कैसे बनती है? बाय चर्निंग। चर्निंग करने से क्या होता है, जो भी आपका कर्ड है, वो कर्ड और वाटर ही तो यूज करते हैं हम उसमें, और चीनी। जब आप तो चर्न करते हो तब जो भी लो फैट है, वो जो फैट है, जो भी इसका मक्खन, वो तो ऊपर आ जाता है और नीचे रस्सी रह जाती है। फैट फैट हटा दो, लो फैट लस्सी मिल गई। Which method is used to separate grains from the flour? Grains कैसे हटाओगे? Again, sieving. Fifth है, how to get back copper sulfate from copper sulfate solution. पानी में कॉपर सल्फेट घोल दो, अब निकालो कॉपर सल्फेट। कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे? सबसे इजी, एवापोरेशन कर दो, पानी उड़ा दो और आपको मिल जाएगा कॉपर सल्फेट वापस से हाथों में। सो दीज आर द क्वेश्चंस। आपको और चाहिए तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा मेरा पढ़ाना। अगर पसंद आया हो तो कोई बात, जो सब करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। औरों को भी बताना अगर काम का लग रहा है तो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।